नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही में आज इस न्यू ईयर के अवसर पर कुछ नए नए सेलिब्रेशन हो रहे होंगे, कुछ नए रेजोल्यूशन आप ले रहे होंगे। तो उसी रेजोल्यूशन, उसी उद्देश्य, उसी उत्साह के साथ आज से हम एक और नए बिगुल की तैयारी करते हैं, एक और नए बिगुल बजाते हैं ताकि आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें अपना परचम लहरा सकें। तो बात करते हैं यहाँ पर आज के अपने इस लेक्चर की, जो कि लेक्चर इस नए साल का 21st ऑफ लेक्चर होने वाला है। यानी कि 20 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए। बात करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है, घटना चक्र आधारित हम यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं, जो कि ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे आता है। अब इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके हम हिस्ट्री यानी कि ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री क्विज कर देंगे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे क्विज को, और मिडाइवल को भी लेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि समेकित रूप से आपकी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। तो एंशिएंट के साथ साथ मॉडर्न और मिडाइवल भी आपको उस आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइमिंग यही रहेगी, सुबह 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। जो लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया उनके PDF लिंक इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। किस प्रकार से वो है? जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी कि किस बौद्ध ग्रंथ में हमें इसकी सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो ये अंगुत्तर निकाय में जो है ये सूची उपलब्ध है। इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मज्जिम निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय। तो देखिए, ये जो बात करें 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में किस में मिलता है, तो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन समझाया था, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। देखिए, प्रश्न वही है। कहने का तात्पर्य है कि ये UPPSC प्री में कई बार, मतलब 3-4 बार हर साल पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न वही है, मतलब सार वही है, घुमा फिरा के बस पूछ लिया गया है, आंसर उसका वही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। A, B, C, D और E, C, D और E, A, C, D और E। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पाणिनि संस्कृत भाषा में सबसे बड़े व्याकरण में हुए हैं। ठीक है, व्याकरण हुए हैं जिनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित प्रमुख जनपद हैं मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, शूरसेन इत्यादि। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पूछ रहे हैं कि जो किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो आपका ऑप्शन होगा A, B और C, यानी कि मगध, अश्मक और कंबोज। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी कि षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, भगवती सूत्र। और यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है कि किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती। तो किन ग्रंथों में मिलती है? मैंने बताया था अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, यानी कि दूसरा और चौथा किसके अंतर्गत है? A के अंतर्गत है। ठीक है, अब यही देखिए, अब क्या है कि आपने बेसिक पढ़ा है, अब इस तरह से आप MCQ या PYQ करते जाएंगे तो रिवीजन साथ साथ में होता जाएगा। तो मान लो नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम आपका चीज़ें आपके नज़रों से गुजर रही हैं। ठीक है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में और मथुरा में। तो देखिए, उत्तरी पांचाल की जो राजधानी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
ठीक है। और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। यानी कहने का तात्पर्य ये कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अहिछत्र में है पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी। सालुहु महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? बज्जी, वत्स, काशी, सूरसेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 16 महाजनपदों में युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? शूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बिहार के जो प्रेजेंट टाइम में भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मलिनी था। क्या था? मालिनी प्राप्त हुआ। चंपा का पुराना नाम क्या प्राप्त हुआ? महाभारत और पुराणों से मालिनी प्राप्त हुआ। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? बेसिकली अंग की है। ठीक है, अंग की है। आगे बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। तो ये आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, यानी कि चेदी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अश्मक नर्मदा या गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली थी। यानी कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अस्सक है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यानी कि इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, राजस्थान से संबंधित ये महाजनपद मत्स्य जो है यहाँ पर अवस्थित है। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज यानी कि राजगृह, चंपा। तो देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वो बृहदस वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहदस का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम जो प्रतापी शासक बिंबिसार था और ये हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और चंपा। तो अभी हमने देखा राजगृह यानी कि गिरिव्रज है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया गया है। तो अभी हमने देखा प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? यहाँ पर देखिए इनमें से एक से ज़्यादा है या तो एक से कम है। ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ऊपर वैसे इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो गिरिव्रज या राजगृह जो है वो पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, कौशाम्बी। इसके बाद प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। तो ये देखिए प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत, ठीक है, सहेत महेत यानी कि वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ये पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। ठीक है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मार दिया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो देखेंगे कि मगध का जो शासक है अजातशत्रु, उसने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक किनको? बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पे बैठा और इसके मारने के बाद ही इसके पुत्र उदयन ने इसकी जो है हत्या कर दी और इसकी हत्या जो है यहाँ पर उदयन ने कर दी थी। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अजातशत्रु है, कि अजातशत्रु ने प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा इसमें मारा गया। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, नंद, हर्यक और गुप्त।
तो अभी हमने देखा हर्यक वंश से संबंधित था। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर रिपीटेड मोड पे पीसीएस में कई जगह पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, बहुत बार उन्हीं से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, चंड, प्रज्ञोत, उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजित। तो अभी हमने देखा अजातशत्रु जो है अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको दी जा रही हैं। इनको निरंतर देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से नए नए इनिशिएटिव्स का लाभ उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।